आज बातचीत होगी HTML से रिलेटेड छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो है HTML का स्ट्रक्चर। और इसके बाद शुरू करते हैं हम हमारा HTML के लिए सेटअप। ठीक है, बहुत कुछ करना है सेटअप में आज, तो आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि वो चीजें सेट होंगी तो थ्रू आउट द कोर्स आपको दिक्कत नहीं जाएगी। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ आपके एक ही सेटअप पे चल जाएगी। और इससे पहले कि मैं सेटअप शुरू करूं, जहां लास्ट लेक्चर मैंने ऑफ करा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। और टॉपिक था हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML पेज। स्ट्रक्चर कह लीजिए, डिजाइन कह लीजिए, इट्स वन एंड सेम। अब आप लोग मुझे बताएं, आप सबने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है, तो मैं दो लैंग्वेजेस से डिस्कशन शुरू करता हूं। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम? मतलब जब सी में प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ तरीका होता है प्रोग्राम लिखने का, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसा कुछ है, वो क्या होता है? तो आपका जवाब होगा, अगर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम की बात की जाए तो कुछ ऐसा होगा। बोलिए। वेरी गुड, आपका जवाब होगा सर, नॉर्मली इन अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम वी स्टार्ट विद, शाबाश, वी स्टार्ट विद हेडर फाइल। सर हेडर फाइल के बाद फिर हमारे प्रोग्राम में हम लोग कुछ फंक्शंस बनाते हैं, तो उनके डिक्लेरेशंस देते हैं। फिर आपको याद होगा हम लोग सी लैंग्वेज में मेन लिखते हैं, मेन की बॉडी आती है, और उसके बाद लास्ट में उन फंक्शंस की डेफिनेशन आती है जिनको हम अपने प्रोग्राम में करते हैं कॉल। जरूरी नहीं है हमेशा यही फॉलो करें, बट ये एक जनरल तरीका है जब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। एम आई राइट? ओके, नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम। इतनी जावा तो आप सबने पढ़ ली है कि आप मुझे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम बता पाए, और नहीं पढ़ी है तो कोई टेंशन नहीं है, ये सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है। तो आपका जवाब होगा सर, जावा में वी जनरली बिगिन विद इंपोर्ट। कुछ इंपोर्ट लिखते हैं, फिर सर हम लोग क्लास लिखते हैं, क्लास का कुछ नाम देते हैं, और फिर सर क्लास के अंदर मेंशन करते हैं क्लास की बॉडी, और फिर जरूरत मुताबिक एक या एक से अधिक क्लासेस प्रोग्राम में बनाते हैं। करेक्ट? बिल्कुल ऐसे HTML का भी एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे आपको फॉलो करना है जब आप HTML पेज लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर किसने दिया? उन्होंने दिया जो HTML के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। लास्ट लेक्चर अगर आपका मिस ना हुआ हो तो स्टैंडर्ड बनाने वाली संस्था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ISO नहीं, ISO C++ वाली है, संस्था का नाम है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। बट याद रहे ये सिर्फ स्टैंडर्ड्स बनाती है, एक्चुअल में HTML लैंग्वेज का इंटरप्रेटर W3C वाले नहीं बनाते। ये इंटरप्रेटर बनाने वाले ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज हैं, और ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज W3C की हर बात नहीं मानते। अगर मानते होते तो HTML5 हर ब्राउजर द्वारा 100% सपोर्टेड होती। तो मैं जो आपके सामने रख रहा हूं वो HTML का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको नहीं भी फॉलो करते हैं आपका कोड तो भी चलेगा, लेकिन जिस दिन ब्राउजर पलट गए और उनकी W3C वालों के साथ पूरी बनने लगी, की वेबसाइट काम करना बंद कर देगी। इसलिए कोशिश ये करें कि आप W3C की गाइडलाइन मानते हुए अपना HTML पेज डिजाइन करें। अब सुनिए हमारा HTML पेज कैसे लिखा जाएगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज के लेक्चर का स्टार्ट हो रहा है। आपका HTML पेज की जो आप शुरुआत करेंगे, 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वो शुरुआत करेंगे डॉक टाइप नाम एलिमेंट से। आपको लगेगा सर एलिमेंट टैग नहीं, ये टैग नहीं होता, ये एलिमेंट होता है। अच्छा, क्या करता है ये डॉक टाइप एलिमेंट? तो आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस ना कराओ तो मार्केट में HTML के कितने वर्जन चल रहे हैं? 2 चल रहे हैं। लेटेस्ट वर्जन HTML5 है, बहुत अच्छे से बोले तो 5.3 है, लेकिन एक HTML4 भी है ना। अब आप ब्राउजर को कैसे बताएंगे कि आप जो HTML फॉलो कर रहे हैं वो HTML5 है या वो HTML4 है? ये बताने के लिए हम लोग सबसे ऊपर अपने पेज में मेंशन करते हैं डॉक टाइप। अगर आपको लगता है ना बताएं तो, अगर नहीं बताएंगे और आप डायरेक्ट अपना HTML कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे तो ब्राउजर अपनी मर्जी से कभी 4 और कभी 5 इनको कर देगा मिक्स, और फिर जो पेज का आउटपुट होगा जिसे हम बोलते हैं रेंडर होना, वो फिर किस्मत भरोसे होगा, कभी सही आउटपुट आएगा कभी गलत आउटपुट आएगा। इसलिए इंटरव्यू पर्पस से याद रखिएगा, अगर इंटरव्यू पूछता है व्हाट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ एन HTML पेज, हम बोलते हैं इट शुड बी डॉक टाइप। अगर कोई पूछता है व्हाट इज डॉक टाइप, इज इट अ टैग, तो आप बोलोगे नहीं, इट इज नॉट अ टैग,
इट इज एन एलिमेंट, और एलिमेंट की जगह मैं आपको एक और अच्छा वर्ड बोलता हूं, वो बोलिएगा तो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, आप भी अच्छे से समझ पाएंगे। अभी उतारिएगा मत, या अधूरा लिखा है मैंने। अगर कोई पूछता है डॉग टाइप को क्या बोलते हैं, तो आप बोलिएगा वैसे तो सर इसको एलिमेंट बोल सकते हैं, लेकिन W3C ने जो नाम दिया है वो दिया है प्रीएम्बल। बोलिए जरा वापस, क्या है? प्रीएम्बल। आप जब एग्जामिनेशंस देते हैं तो कभी आपने गौर करा, एग्जामिनेशन के फर्स्ट पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं फॉलो, तो ये वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। और डॉक टाइप एक प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल को भी बोलते हैं इंस्ट्रक्शन जो आप ब्राउजर को देते हैं। अब आपको लग रहा होगा इतने से डॉक टाइप से ब्राउजर को क्या समझ में आ रहा है, तो एक्चुअल में ये इतना सा डॉक टाइप नहीं है। इस डॉक टाइप के बाद आप एक चीज और लिखते हैं, और वो होता है जस्ट HTML। अगर आप बस इतना लिख देते हैं डॉक टाइप HTML, तो ब्राउजर समझ जाता है कि आप फॉलो करने जा रहे हैं HTML5। अगर नहीं लिखते हैं तो फिर ब्राउजर अपने मर्जी से आपके पेज की HTML लैंग्वेज इमेजिन करता है, कभी वो 5 इमेजिन कर लेगा, कभी वो 4 इमेजिन कर लेगा, और इसको भी एक नाम दिया गया है। अगर डॉक टाइप नहीं होता है तो ब्राउजर आपके पेज को क्वर्क्स मोड में रेंडर करता है। स्पेलिंग बोलिए, QUIRKS। अगर आपको लग रहा है थोड़ी टफ इंग्लिश है, थोड़ा सिंपल करिए। क्वर्क्स को सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड मोड। अगर HTML लिख देते हैं तो ब्राउजर आपके पेज को स्टैंडर्ड मोड में रेंडर करता है। स्टैंडर्ड मतलब जैसा बताया गया है। तो अगर हमने यहां लिख दिया HTML, तो हमने ब्राउजर को बता दिया हमारे पेज की रेंडरिंग HTML5 में करो। और अगर आपको लग रहा है सर HTML4 होता तो कैसा दिखता, देखिए दिखाता हूं कैसा दिखता। देखते ही आपको लगेगा इससे तो अच्छा HTML5 था। देखिए नेट पे चलिए और डालिए HTML4 डॉक टाइप। ये डालेंगे आप तो आपको HTML4 का डॉक टाइप दिखेगा, लंबा चौड़ा। ये है HTML4 का डॉक टाइप। ना इतना आपको कभी याद रहने वाला है, ना आप कभी लिखना पसंद करेंगे। तो W3C को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। बहुत सारे डेवलपर्स ने बोला क्या लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है, तो उन्होंने HTML5 में इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया। अगर आप डॉट टाइप के बाद सिर्फ लिखते हैं HTML, तो ब्राउजर समझ जाता है यू आर गोइंग फॉर HTML5। और अगर आप डॉट टाइप के बाद HTML4 देना चाहते हैं तो इतना दीजिए। और अगर आपको लगता है कुछ ना दे तो पेज नहीं चलेगा, चलेगा लेकिन मिक्स मोड में चलेगा। हो सकता है HTML5 के टैग्स को ब्राउजर जानबूझ के इग्नोर कर दे, क्योंकि उसका मन नहीं है कि वो HTML सपोर्ट। जब आप बोल देते हैं डॉक टाइप HTML, तो आप उसे मजबूर करते हैं कि मुझे इस पेज में HTML5 सपोर्ट करके दो। तो आप जितने भी HTML5 के टैग्स देंगे, अगर ब्राउजर उनको सपोर्ट कर रहा होगा तो उसको 100% सपोर्ट देते हुए वैसे ही आपके पेज का आउटपुट करेगा रेंडर। इसलिए HTML पेज की शुरुआत हमेशा एक टैग से होनी चाहिए, जिस टैग का नाम है डॉक टाइप। तो क्या मेरे हाँ में हाँ मिला रहे हैं जबरदस्ती? टैग नहीं है वो, इट इज एन एलिमेंट और प्रीएम्बल। टैग तो अब आएगा इसके बाद, जब हम आएंगे ऑन लाइन नंबर 2। एंड व्हाट डज दिस HTML कन्वे? जरा बताइए। दिस HTML इज कन्वेइंग दैट वी वांट टू यूज HTML5। आराम से टाइम दूंगा उतारने का, पहले सुन लीजिए पूरी बात। तो पहली लाइन तो आपके पेज की ये हो गई, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे आप अपने पेज की दूसरी लाइन पे। लास्ट लेक्चर याद कीजिए और मुझे बताइए व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज HTML। पहली बात तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं, फिर भी हम उसको बोलते हैं इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। एंड मार्कअप हैज ओनली 2 थिंग्स, टैग्स एंड टेक्स्ट। तो किसी भी HTML पेज में डॉट टाइप के बाद जो अगली लाइन आप लिखते हैं वो आप लिखते हैं HTML। ये आपका ओपनिंग टैग होता है। कुछ कुछ वैसे जैसे सी में आप प्रोग्राम लिखते हैं तो मेन के अंदर लिखते हैं, जावा में प्रोग्राम लिखते हैं तो क्लास के अंदर लिखते हैं। ऐसे आप कुछ भी लिखेंगे तो आप HTML के ओपनिंग टैग के बाद लिखेंगे और खत्म कर देंगे HTML के क्लोजिंग टैग के पहले। अगर आपको लगता है ये दोनों टैग देना जरूरी है, तो मैंने आपसे कुछ बोला था, अगर आप भूले ना हो, HTML में कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। जिनका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होता है उन्हें बोलते हैं कंटेनर टैग। क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग। जिनका सिर्फ ओपनिंग होता है, जैसे IMG, अगले हफ्ते आप मिलेंगे इससे, जो आपको आपके वेब पेज पे फोटोज ला कर देगा, उसका सिर्फ ओपनिंग होता है और उनको बोलते हैं सिंगलटन टैग्स। तो कोई पूछेगा HTML में कितनी तरह के टैग, तो आप बोलेंगे 2 तरह के।
कुछ के ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होते हैं, उनको बोलते हैं कंटेनर टैग। कुछ का सिर्फ ओपनिंग होता है, उनको बोलते हैं सिंगलटन टैग। HTML इज अ कंटेनर टैग। अब इस HTML टैग के मात्र 2 चाइल्ड टैग्स लिखे जाते हैं। चाइल्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो इसके अंदर लिखे जाते हैं। इसका पहला चाइल्ड टैग जो हम लोग लिखते हैं उसका नाम होता है हेड टैग। ओके, और इसका जो दूसरा चाइल्ड टैग हम लोग लिखते हैं उसका नाम होता है, बहुत लोग जानते होंगे, आप में से जानते हैं, वेरी गुड, उसका नाम होता है बॉडी टैग। बस HTML के 2 ही चाइल्ड होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। अच्छा, हेड में क्या आता है? तो HTML बोलती है हेड में तुम वो लिखोगे जो तुम्हें यूजर को नहीं दिखाना है। अच्छा, तो यूजर नहीं दिखाना है तो फिर पेज में लिखेंगे ही। तो कुछ जानकारियां एज अ हम ब्राउजर और सर्च इंजन्स के लिए लिखते हैं, और वो जानकारियां हम लोग लिखते हैं इनसाइड हेड टैग। क्या वर्ड्स बोले मैंने? ब्राउजर और सर्च इंजन। ब्राउजर तो सब जानते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर्च इंजन कौन है? सर्च इंजन जैसे कि गूगल। अब आप मुझे बताइए, आपने कल को कोई कंपनी खोली, ऑब्वियस सी बात है आप उस कंपनी की बनाएंगे वेबसाइट। आप चाहेंगे आपकी वेबसाइट जब लोग गूगल पे सर्च करें, आपसे रिलेटेड कुछ वेबसाइट टॉप पे दिखे। से फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी खोली जो एआई से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रही है। अब कोई स्टूडेंट गूगल पे सर्च करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर या कोचिंग इन भोपाल, तो आप डेफिनेटली एज अ कोचिंग ओनर चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट का नाम टॉप पे आए। ये करने के लिए लोग SEO नाम की एक वोकैबुलरी को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं सर्च इन। इंटरनेट में अपनी साइट को पॉपुलर कराने के लिए हम SEO करते हैं, और जब हम SEO करते हैं तो हेड टैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेड टैग की बदौलत गूगल हमारी वेबसाइट को रैंकिंग देता है। इसलिए हेड टैग में हम वो चीजें लिखते हैं, पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा, जैसे कि बताऊंगा मैं आपको आगे, पर अभी शॉर्ट में सुन लीजिए। हेड में वो लिखते हैं जो यूजर के लिए नहीं है, जो या तो गूगल के लिए, गूगल कौन? गूगल क्रोम नहीं, गूगल का सर्च इंजन, और या फिर वो ब्राउजर के लिए। और बॉडी में क्या लिखते हैं? बॉडी वो लिखते हैं जो हमें एंड यूजर को शो करना हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स विजिट sclive.in। तो अगर मैं sclive.in वेबसाइट ओपन करूं, मैं आपसे अगर पूछूं आपको क्या दिख रहा है इस वेबसाइट के होम पेज पे, आप बोलोगे कुछ टेक्स्ट दिख रहा है सर, कुछ फोटोज दिख रही हैं, कुछ बटन बटन दिख रहे हैं। ये सब कुछ आ रहा है फ्रॉम बॉडी टैग। और कुछ नहीं भी दिख रहा है तो आप बोलोगे मैं कैसे बता दूं क्या नहीं दिख रहा है? लेकिन वो जानकारियां ब्राउजर को इस वेबसाइट के बारे में मिल रही है और गूगल को इस वेबसाइट के बारे में मिल रही है। यानी जितना आपको दिख रहा है उससे ज्यादा कोड इस वेबसाइट के पीछे छुपा हुआ है। वो जो नहीं दिख रहा है आपको, वो आपके लिए है ही नहीं। आप कौन? इस वक्त आप इस वेबसाइट के यूजर हैं, तो आपको बस इतना देखना है इसमें क्या कंटेंट है। लेकिन कुछ और जानकारी है जो ब्राउजर के लिए और गूगल जैसे सर्च इंजन के लिए है, और वो जानकारी हम लोग कोड करते हैं इनसाइड हेड टैग। खास तौर पे जब हम बनाते हैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट। आप बोल सकते हैं सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूं, हेड ना भी लिखूं तो चलेगा। हाँ चलेगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप शुरुआत से स्टैंडर्ड गाइडलाइंस माने, और स्टैंडर्ड गाइडलाइन कहती है HTML के 2 चाइल्ड रखो ही रखो, एक हेड और एक बॉडी। तो मैं शॉर्ट में इतना बोलूंगा कि हम हेड टैग में क्या लिखते हैं। तो जवाब है, हेड टैग में वी राइट द कंटेंट विच इज मेंट फॉर, वी राइट द कंटेंट विच इज meant for ब्राउजर और सर्च इंजन्स। और बॉडी में वी राइट द कंटेंट विच इज मेंट फॉर यूजर्स। तो अब आप मुझे बताइए, हमें SCA में जो बैचेस कंडक्ट हो रहे हैं उनकी लिस्ट शो करनी है, कहां शो होनी चाहिए? बॉडी में, क्योंकि वो SCA के स्टूडेंट्स के हैं, ताकि उसको बैचेस की डिटेल्स मिले। तो जो भी कंटेंट आपको एंड यूजर को शो करना है वो आप हमेशा शो करोगे बॉडी टैग के अंदर। सो वी राइट द कंटेंट मेंट फॉर यूजर। ठीक है, व्हाट कंटेंट, एक लेक्चर रुक जाइए, अगले लेक्चर से हम इन्हीं को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल इन दोनों को नोट कर लें आप।
ये है HTML पेज का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। कोई डाउट हो तो जरूर जरूर पूछिए, डाउट नहीं है तो फटाफट नोट करिए और चलते हैं मशीन के सेटअप की तरफ। हाँ जी, कैसे भी लिख दीजिए, बट जनरली कैपिटल लिखते हैं क्योंकि वो टैग नहीं है। टैग्स हम लिखते हैं स्मॉल में, और डॉक टाइप एक एलिमेंट है, प्रीएम्बल है, इसलिए उसे लिखते हैं हम अपर केस में। This is standard structure of an HTML page. लोग लिख लेंगे तो डन लिखिएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे तो डन लिखिएगा चैट विंडो में। चलो आगे। डन, हटाऊं? गुड, डालिए अब अगला टाइटल। पढ़ा दूं? उतारिए उतारिए जल्दी। उतार लिया हो तो अगला टाइटल डालिए, टूल्स रिक्वायर HTML कोडिंग और प्रोग्रामिंग। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर HTML प्रोग्रामिंग। HTML का कोड लिखना है तो क्या क्या चाहिए? टूल्स रिक्वायर्ड फॉर HTML प्रोग्रामिंग। शुरू करूं? हो गया? डॉक टाइप ब्राउजर को ये इंडिकेट करता है कि तैयार हो जाओ, प्रोग्रामर ने जो कोड लिखा है उसमें HTML5 के टैग्स आने वाले हैं, वरना ब्राउजर अपनी मर्जी से HTML का कोई भी वर्जन एज्यूम कर लेगा। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ब्राउजर ने अपनी मर्जी से HTML4 एज्यूम कर लिया। क्या कुछ टैग्स ऐसे हैं जो 4 में नहीं होंगे बट 5 में होंगे? ऑफ कोर्स हैं, जैसे कि ऑडियो टैग। अब अगर आपने ऑडियो टैग यूज करा अपने पेज में और ब्राउजर ये मान के बैठा है कि मैं तो HTML4 को यूज करूंगा, तो वो ऑडियो को ऐसे इग्नोर कर देगा जैसे ऑडियो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये होगा ऑडियो टैग के साथ। जबकि आप चाहते हैं कि अगर ब्राउजर HTML5 सपोर्ट करता है तो वो HTML5 मानते हुए पेज को रेंडर करे। इसके लिए हम यहां वर्ड लिख रहे हैं HTML। मतलब अगर ये नहीं लिखा आपने, अगर आपने ये नहीं लिखा तो मर्जी चलेगी ब्राउजर की, और ब्राउजर की मर्जी कुछ भी हो सकती है। वो 4 भी चला सकता है, 5 भी चला सकता है। अगर आपने ये लिख दिया तो फिर मर्जी चलेगी आपकी। आपने क्लियरली बोल दिया कि मैंने HTML लिखा है, यहां सिर्फ HTML का मतलब है कि हम यूज करना चाहते हैं HTML5। तो और HTML5 में HTML4 सपोर्टेड होगी? ऑफ कोर्स होगी। HTML4 का सुपर सेट है HTML5, तो HTML4 के टैग तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ में HTML5 के टैग भी चल जाएंगे। इसलिए ये लिखना रिस्क कवर कर लेगा, और आपका पेज, क्योंकि मॉडर्न वेबसाइट आप बना रहे हैं, HTML5 के टैग्स यूज करेंगे, तो ये लिखकर आप ब्राउजर को कि भाई HTML5 ही है ना, तो वो भी हाँ मानते हुए पेज को रेंडर करेगा। ठीक, चलो आगे। क्लियर हो गया जी? अगर HTML के 2 वर्जन है, हाँ जी, तो 1-2 भी तो थे ना। HTML4 वो वर्जन है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। पहला ही HTML4 थोड़ी बना। HTML कब बनी? 1991 में बनी। कमर्शियलाइज कब हुई? 1994 में हुई, और वहां से इसके वर्जन आना स्टार्ट हुए। 4 कब आया? 1999 में। तो 4 के पहले 3 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, 1 भी आया होगा, बट पॉपुलैरिटी HTML4 से HTML को मिली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जैसा मैंने कहा, गिव द टाइटल, टूल्स रिक्वायर्ड फॉर HTML प्रोग्रामिंग। क्या मैं HTML रहा हूं, लेकिन ये सारे टूल्स पूरे फ्रंट एंड में आपके साथ रहेंगे। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर HTML प्रोग्रामिंग, टूल्स रिक्वायर्ड फॉर HTML प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं कि उसके लिए आपको कोई कंपाइलर या आपको उसके लिए JD के जैसा कोई सेटअप या JVM चाहिए हो। HTML को चलाने के लिए जो भी चाहिए वो आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद है। ठीक है, HTML का कोड लिखने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसी एडिटर की, लेकिन आप आज से 20-25 साल पहले HTML पढ़ रहे होते तो काम आपका एडिटर से चलता। आज मॉडर्न, तो आज हम एडिटर यूज नहीं करते, आज हम HTML को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं IDEs, या फिर कम से कम यूज करते हैं कोड एडिटर। फर्क होता है, कोड एडिटर और एडिटर में फर्क होता है। नोटपैड एक एडिटर है। एडिटर वो होता है जो दुनिया की किसी लैंग्वेज को नहीं समझता, जैसा आप लिखते हो वैसा आपको दिखा देता है। कोड एडिटर्स वो होते हैं जो लैंग्वेजेस को समझते हैं, कीवर्ड्स को अलग कलर से हाईलाइट करते हैं, सिंटेक्स का सपोर्ट देते हैं, गलती करते हैं तो वहीं आपको आपकी गलती बता भी देते हैं। ये होते हैं कोड एडिटर्स। और IDEs इनमें सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। IDEs वो होते हैं जिनमें कोड एडिटर की भी खूबी होती है और जिनमें बिल्ट इन कंपाइलर्स भी होते हैं। तो अगर आपने C++ पढ़ी हो तो कोड ब्लॉक्स का नाम सुना है? कोड ब्लॉक्स एक IDE है, क्योंकि जब आप कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करते हैं तो अपने साथ कंपाइलर भी लेकर आता है। जावा में एक IDE है जिसका नाम है नेटबीन्स। अगर आप नेटबीन्स डाउनलोड करते हैं तो अपने साथ पूरा JDK लेकर आता है। तो ये लोग एडिटर्स नहीं है, ये लोग IDEs हैं। और नोटपैड क्या है? नोटपैड सबसे नीचे बैठा हुआ सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ एडिटर है। और VS कोड क्या है? VS कोड अपने आप में एक कोड एडिटर है। VS कोड के साथ कोई कंपाइलर नहीं आता। इवन अगर आपने C की प्रोग्रामिंग VS कोड पे करी होगी तो याद कीजिए आपने कंपाइलर अलग से डाउनलोड करके सेट करा होगा। इसलिए VS कोड इज अ कोड एडिटर, नोटपैड इज अ एडिटर, और अगर आप नेटबीन्स की बात करें, कोड ब्लॉक्स की बात करें, दे आर IDEs। ठीक है, अब HTML के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो HTML के लिए हम यूज कर सकते हैं नोटपैड, जो सिर्फ कहने की बात है, आज 2023 में कोई यूज नहीं करता है ना। मैंने जब HTML पढ़ी थी जिंदगी में पहली बार 2001-2002 में, तब नोटपैड में काम करा था मैंने, राइट। दूसरा, नोटपैड से थोड़ा इंटेलिजेंट एक आता है कोड एडिटर, शायद आपने नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं नोटपैड++। ये नोटपैड से थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट, कोड को हाईलाइट कर देगा, यहीं से रन करवा देगा। लेकिन मैं और आप जो यूज करेंगे वो मॉडर्न जमाने का कोड एडिटर यूज करेंगे और उसका नाम है VS कोड। और ये इतना स्मार्ट एडिटर है कि लोग इसे एडिटर नहीं, अब तो IDE के बराबर मानने लग गए, राइट। अब ये IDE के बराबर, IDE की आंखों में आंखें डाल के देखने लगा है, क्योंकि अब इतने पावरफुल फीचर्स के साथ आता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है और कोई चॉइस है तो एक एटम नाम से भी होता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट्स नाम है, आप उससे भी यूज कर सकते हैं। सबलाइन टेक्स्ट नाम है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है सर ये सबसे हम करेंगे क्या, तो इन सब से आप कोड लिखेंगे। ये आपके कोड को टाइप करने में आपकी मदद करेंगे। कोड टाइपिंग इनमें होगी। जैसे आप C का प्रोग्राम कहां लिखते हैं? किसी IDE में। जावा का प्रोग्राम हाल फिलहाल अपने बैचेस में आप नोटपैड में लिख रहे हैं, आगे चलकर आप जावा भी करेंगे शिफ्ट ऑन IDE। ऐसे आप HTML का कोड लिखेंगे इनमें से किसी में। अब जैसा मैंने कहा, हम लोग यूज करेंगे VS कोड। जरूरी है नहीं, लेकिन ये सबसे पॉपुलर चॉइस है। मोस्ट पावरफुल, मोस्ट रिकमेंडेड एडिटर, इंडस्ट्री जिसको रिकमेंड करती है वो है VS कोड। बाकी आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट्स, एटम, किसी को भी। मैं यूज करूंगा VS कोड, और इससे हम क्या करेंगे? इससे हम कोड को लिखेंगे। ठीक है, अब HTML का कोड चलाता कौन है? ब्राउजर है। आपके पास ब्राउजर 100% मौजूद होगा, जो मौजूद है आप वो ब्राउजर यूज कर सकते हैं। बट हम वो ब्राउजर यूज करेंगे जो दुनिया में सबसे जल्दी अपग्रेड होता है और सबसे ज्यादा HTML को सपोर्ट करता है, और वो है गूगल क्रोम। इसलिए भी क्योंकि क्रोम बहुत फास्ट है, इसलिए भी जब आप आगे चलकर जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको एक स्पेशल सपोर्ट क्रोम की तरफ से जावा के लिए मिलेगा। इसलिए जो दूसरी चीज हमें चाहिए वो चाहिए एक ब्राउजर, एक मॉडर्न ब्राउजर बल्कि मुझे कहना चाहिए। और मॉडर्न ब्राउजर में हम लोग यूज करेंगे क्रोम। अगर आपको लग रहा है सर क्रोम ना हो मेरे पास, तो अगर आपके पास क्रोम नहीं है आप यूज कर सकते हैं फायरफॉक्स।
फायरफॉक्स नहीं है, आप यूज कर सकते हैं एज। एज भी नहीं है, आप यूज कर सकते हैं ओपेरा। कुछ भी नहीं है तो फिर क्लास में आने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और फिर आए। और इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बिल्कुल मत कीजिएगा, वो गरीबों का वेब ब्राउजर है, उसे कोई यूज नहीं करता, आउटडेटेड है मार्केट में बिल्कुल। इसलिए अगर आपको कुछ नहीं डाउनलोड करना है तो आपके पास विंडोज तो है, विंडोज में एज तो आपको मिल ही रहा होगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा विल गो फॉर गूगल क्रोम। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब आते हैं सेटअप कैसे करा जाए। अब यहां से हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चल रहे हैं। तो सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले VS कोड को करना पड़ेगा डाउनलोड। अब एक एक बात बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जरा सी गलती यहां पर आपने करी तो भुगतान आखिर तक करना पड़ेगा, जब तक आप बैकएंड तक जाएंगे तब तक। और खास तौर पे डेटाबेस बहुत परेशान करेगा अगर चीजें सही ढंग से सिस्टम पे कॉन्फ़िगर आपने नहीं करी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे VS कोड डाउनलोड। जैसे ही VS कोड डाउनलोड लिखेंगे आपके सामने VS कोड का लिंक आ जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोड एडिटर है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस क्लास में है दे माइट बी यूजिंग विंडोज, जैसे कि मैं कर रहा हूं, तो आप विंडोज का ऑप्शन यूज करेंगे। अब करना क्या है वो सुन लीजिए। विंडोज में आपको ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहली बात आप ये चेक करें कि आपकी मशीन 64 बिट है या 32 बिट है। अगर आपकी मशीन 64 बिट है तो आप डाउनलोड X64 वाला ऑप्शन, और अगर आपकी मशीन 32 बिट है तो आप डाउनलोड करेंगे 86 वाला ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है सर मालूम कैसे चलता है मशीन 64 बिट है कि 32 बिट है, तो मैंने बहुत बार बताया है, आज एक बार फिर बता देता हूं। आप अपने दिस पीसी पे जाइए, दिस पीसी पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जैसे ही आपके सामने विंडो खुलेगी आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखेगा योर मशीन इज अ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यहां लिखा रहता है 32 बिट, बहुत कम चांसेस हैं। ये तभी होगा जब आपके पास विंडोज 7 हो। अगर आपके विंडोज 7 से हायर कोई भी वर्जन है, विंडोज 10, विंडोज 11 या विंडोज 8, पूरी संभावना है 64 ही होगा। लेकिन अगर विंडोज 7 है तो हो सकता है यहां 32 हो। अगर यहां 32 है तो VS कोड का 32 बिट, यहां 64 है तो VS कोड का 64 बिट। इसलिए आर्किटेक्चर की कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ सही होगा और प्रोग्राम देने लगेगा एरर्स। और फिर एक ही तरीका बचेगा, आप पूरा इंस्टॉलेशन हटाकर री इंस्टॉल करने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये बात जावा पे भी एप्लीकेबल है, पाइथन पे भी एप्लीकेबल है, और ये बात फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के लिए भी मायने रखती है। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया, माई मशीन इज ऑफ 64 बिट। अब इसको ऑफ करके सीधे चलते हैं अपन VS कोड के डाउनलोड पेज पे। अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बहुत सारे हैं, कौन सा करूं? तो आपको करना है सिस्टम इंस्टॉलर। गौर करिएगा, यूजर इंस्टॉलर नहीं। कारण VS कोड जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें हम बहुत सारे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालेंगे, अब भी डालेंगे 2 मिनट के अंदर। ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और आपकी कोडिंग को ईजी करने के लिए जरूरी है। और इन्हें सॉफ्टवेयर नहीं बोलते, इन्हें बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। ये आपकी कोडिंग को सिंप्लीफाई करेंगे, अभी देखिएगा कौन कौन। और ये एक्सटेंशन कंप्यूटर में इंस्टॉल हो पाए उसके लिए इन्हें सिस्टम प्रिविलेज की जरूरत है, और वो तभी मिलेगी जब आपका विजुअल स्टूडियो सिस्टम इंस्टॉलर से आ रहा होगा। तो अगर आपको लग रहा है सर मेरे पास VS कोड है तो, बट ध्यान नहीं दिया मैंने कि वो यूजर था कि सिस्टम था, तो मेरी सलाह है उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, दोबारा इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल करिए सिस्टम इंस्टॉलर। अगर आपके पास पहले से VS कोड है तो भी मैं रिकमेंड करूंगा सिस्टम इंस्टॉलर करिए। नहीं तो मैंने पिछले बैचेस में देखा है आधी से ज्यादा HTML खत्म हो जाती है और बच्चों का पहला पेज भी रन नहीं होता है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि HTML में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो HTML में गलती करते फिर वो प्रोग्रामर ही नहीं है ना। HTML इतनी सिंपल लैंग्वेज है, उसमें कुछ गलती होती ही नहीं है, फिर भी पेज नहीं चलता। और वो एक ही रीजन से नहीं चलता कि जो एक्सटेंशन डाउनलोड करें ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें सपोर्ट करने से मना कर देता है। पर अपन अभी इतने टेक्निकल नहीं है कि इतना अंदर घुस के ऑपरेटिंग सिस्टम में चीजों को सुधार पाए। तो बेटर है आप डाउनलोड करेंगे सिस्टम इंस्टॉलर। कौन सा करेंगे? मेरे मशीन के हिसाब से मैं करूंगा X64। ठीक है, तो ये मानते हुए कि आपने अपना सेटअप डाउनलोड कर लिया है। सेटअप डाउनलोड करने के बाद आप सेटअप को रन करेंगे, और मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूं, आपको भी करूंगा, जब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से करेंगे, क्योंकि आप विंडोज पे काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे विंडोज थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, खास तौर पे विंडोज 7 के बाद से। और हर चीज के लिए विंडोज आपसे मांगती है परमिशन। वो परमिशन का झंझट ना रहे, टेंशन ना रहे,
उसके लिए हमेशा शुरू करिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन से। ठीक है, तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे मशीन में ऑलरेडी VS कोड है, बट शुरुआत बता देता हूं मैं। ये आपका सेटअप डाउनलोड हो गया। सेटअप डाउनलोड होने के बाद जहां भी ये सेटअप डाउनलोड हुआ है, आप उस लोकेशन पे जाएंगे। ये वो लोकेशन है। इस सेटअप पे करेंगे आप राइट क्लिक और जैसा मैंने कहा सेलेक्ट करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है, 2-3 बार नेक्स्ट 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 होगा और ये मशीन पे आपके इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये आपके मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा, तब आप नोटिस करिएगा आपके स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आपको इसका बना हुआ नजर आएगा एक शॉर्टकट। क्या आपको मेरे मशीन पे इसका शॉर्टकट दिख रहा है? ये अपने आप आपको डेस्कटॉप पे बना हुआ दिख जाएगा, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तब आपका आईडी एडिटर तैयार है कोड लिखने के लिए। बट इससे पहले कि हम कोडिंग शुरू करें, हमें कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो हमारी कोडिंग की एक कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग को स्मूथ कर देंगे, हमारी प्रोग्रामिंग को फास्ट कर देंगे और हमें कई जगहों पर इनसे बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा। और इसी के लिए हम VS कोड पे आ रहे हैं, वरना हम किसी और आईडी पे या एडिटर पे भी जा सकते थे। और ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, जैसा मैंने आपसे कहा, VS कोड में कहलाते हैं एक्सटेंशन। कितने एक्सटेंशन की जरूरत है हमें? जरूरत तो बहुत है, बट शुरुआत हम करेंगे 4 से। 4 एक्सटेंशन की जरूरत आपको है, इससे पहले कि आप अपना पहला HTML पेज बनाएंगे। कौन कौन है ये 4? इनमें सबसे पहला एक्सटेंशन जो हमें चाहिए, उसका नाम है लाइव सर्वर। पहला एक्सटेंशन है लाइव सर्वर। क्या करता है उस सब मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम सुनिए। दूसरा एक्सटेंशन जो हमें चाहिए, उसका नाम है प्रिटेयर। दूसरा एक्सटेंशन उसका नाम है प्रिटेयर। तीसरा एक्सटेंशन जो हमें चाहिए, उसका नाम है ऑटो रीनेम टैग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमें चाहिए, उसका नाम है मटेरियल आइकन थीम। मटेरियल आइकन थीम। एक बार फिर बताइए कौन है? दे ऑल आर एक्सटेंशन, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्सटेंशंस क्या होते हैं? जो विजुअल स्टूडियो कोड की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, जो वो बाय डिफॉल्ट नहीं कर पाता है, वो इन एक्सटेंशंस के कारण कर पाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे HTML का पेज रन कहां होता है? ब्राउजर में। अगर आपके पास सर्वर नाम का एक्सटेंशन नहीं होगा, तो ब्राउजर आपको ओपन करना पड़ेगा। अगर आपके पास लाइव सर्वर होगा, विजुअल स्टूडियो खुद ही आपके लिए ब्राउजर को कर देगा ओपन। जैसे आप कोड ब्लॉक्स या किसी और आईडी में सी या जावा का प्रोग्राम चलाते हैं तो अपने आप टर्मिनल आ जाता है, ये वैसे अपने आप आपके लिए खुलवा देगा ब्राउजर। इसलिए लाइव सर्वर की जरूरत है। प्रिटेयर नाम से कुछ बता रहा होगा, यह आपके कोड को प्रिटी कर देता है। प्रिटी कर देता है मतलब उसका सुंदरता बढ़ा देता है। आपको लगता होगा कोड भी सुंदर और अगली होता है। जी, मैं हमेशा बोलता हूं प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट एंड वी आर आर्टिस्ट। हमारा कोड हमारे लिए समझ में आना जितना जरूरी है, उसे 10 गुना ज्यादा जरूरी है हमारे कोलीग्स को समझ में आए। और इसके लिए कुछ बेसिक कोडिंग गाइडलाइंस होती है जो हम कभी नहीं मानते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम इफ लगाएं, तो जो भी कोड लिखे वो इफ की तरफ लिखें। ओपनिंग ब्रेस लगाएं तो क्लोजिंग ब्रेस लगाएं। इन सबको बोलते हैं कोड फॉर्मेटिंग रूल्स। और कोड फॉर्मेटिंग आपकी टेंशन नहीं है, कोड फॉर्मेटिंग टेंशन है प्रिटेयर की। तो ये आपके ब्रेसेस को अलग अलग कलर दे देगा, कीवर्ड्स को अलग कलर दे देगा, तो कोड देखकर उसे डीबग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देन आता है ऑटो रीनेम टैग। क्या ऐसा हो सकता है आप अपने HTML पेज में कोई टैग लिखें, आउटपुट आपके पसंद का ना है, फिर आप उस टैग को बदलें? हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा था HTML में हेडिंग होती है। अब हेडिंग के लिए 6 टैग्स होते हैं। एक का नाम होता है H1 और आखिरी का नाम होता है H6। मान लीजिए आपने एक H1 टैग यूज करके यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखा और H1 को बंद करा, कोड चलाया, बहुत बड़ा दिखा आपको टेक्स्ट, आपको लगा यार इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, तो आप H1 की जगह आएंगे H2 पे। अब आप सोचो अगर आप मैन्युअली यहां H2 करोगे तो यहां भी 2 आपको करना पड़ेगा। अगर ये डाला होगा आपने तो आप खुद ही समझ जाएंगे, आप ओपनिंग टैग बदलेंगे और ये आपके लिए बदल देगा क्लोजिंग टैग। इसलिए इसको हम बहुत यूज करते हैं और इसका नाम है ऑटो रीनेम टैग। दूसरी बात, हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में 6-7 टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे। 3 तो बेसिक हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। जब हम इन करेंगे तो अलग अलग फाइलें बनेगी। HTML की फाइल अलग बनेगी, CSS की फाइल अलग बनेगी,
पर हम चाहेंगे हर फाइल पे एक सुंदर सा आइकन आ जाए, ताकि हम उस फाइल को देखकर पहचान पाए कि ये HTML फाइल है, कि ये CSS फाइल है, कि ये जावास्क्रिप्ट फाइल है। आपके फाइल्स के आइकन को सुंदर बनाने के लिए एक एक्सटेंशन है और उसका नाम है मटेरियल आइकन थीम। आप इसमें जावा का कोड लिखेंगे, सुंदर सा जावा का आइकन दे देगा, और वो लोगों के लिए नहीं, वो सिर्फ आपके और मेरे लिए, ताकि एज अ प्रोग्रामर जब हम अपने प्रोजेक्ट को देखें, प्रोजेक्ट में कम से कम 60-70 फाइलों का कोड होगा, आप आगे चलकर देखना। अब उन 60-70 में कैसे पता चलेगा कौन सी जावा की फाइल है, कौन सी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, कौन सी HTML की फाइल है, वो पहचानने में आपकी मदद करेगा मटेरियल आइकन थीम। अंदर जाकर कोड देखकर तो आप समझ ही जाएंगे, बट इट्स गुड कि आपको बाहर से भी पता लग जाए ये फाइल ये वाली लैंग्वेज की फाइल है, और इसके लिए हम एक स्पेशल एक्सटेंशन यूज करते हैं whose name is मटेरियल आइकन थीम। अब एक बार फिर बताइए मुझे आखिरी बात, इनके बिना कोडिंग होगी? हाँ, कोडिंग तो बिना VS कोड के भी हो जाएगी, सिंपली बाय मेकिंग यूज ऑफ नोटपैड। लेकिन फिर हम 20 साल पुराना कोई यूज नहीं करेंगे, और हर छोटे छोटे काम के लिए हमें खुद को परेशान होना पड़ेगा। हम चाहते हैं हम फोकस लॉजिक पे करें, छोटी मोटी चीजें हमारे लिए खुद मैनेज हो जाएं, और वो मैनेज करने में हमारी मदद करेंगे VS कोड के ये चारों एक्सटेंशन। क्लियर? अब अगले लेक्चर में अपन एक्सटेंशन से शुरू करते हैं। आज वैसे भी लेट हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए नहीं है,